अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स देख रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पहला। तो आइए हम देखते हैं एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस होता क्या है। एक्सोन्यूक्लियस वो है जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता हो एंड ऑफ द डीएनए, जैसे कि लास्ट में, जैसे कि अगर ये हमारा डीएनए का स्ट्रेंथ है तो यहाँ जो एंड करता हो यही हमारा होता है एक्सोन्यूक्लियस। और इंडोन्यूक्लियस वो होता है जो किसी स्पेसिफिक पोजीशंस को डीएनए कट करे, मतलब कि अंदर की तरफ, यानी कि यहाँ कट करे और इधर से इधर कट करे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में, ताकि एक दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है। तो आइए हम देखते हैं फिगर, इसी चैप्टर का फिगर पहला, जो कि दिया हुआ है हमारे, ये डीएनए कैसे रिकॉम्बिनेंट बनता है जो इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। हम देख रहे हैं ये, इससे नीट में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको ये डायरेक्ट सीक्वेंस पूछ देंगे कि आखिर ये है क्या, ये एको आर1 का सीक्वेंस बताइए, तो आप बताना होगा GAATTC, GAATTC आपको ध्यान में रखना होता है। इंडोन्यूक्लियस हमेशा इसको कट करेंगे स्पेसिफिक पोजीशन G और A के बीच में, जो कि यहाँ आपको डायग्राम में देख रहे हैं ना, अब G और A के बीच में कट हो रहा है। इधर से भी कट करेंगे और इधर से भी, ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से कट करें। तो हमेशा ये हमको ध्यान में रखना है। ये आपको आते क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग करके बता देंगे, या फिर ट्रू और फॉल्स बोल देंगे कि सही से कटा है कि नहीं, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का काम कहाँ है। तो हमें देखना होगा वेक्टर डीएनए में G और A के बीच में कट करता है फॉरेन डीएनए। और इसे यही आप देख रहे हैं कि जो हमारा ओरिजिनल है यहाँ से कट हुआ और यहाँ से भी G और A के बीच में कट हुआ, और फिर जा कर के दोनों को स्टिकी एंड से फिर जोड़े, जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमारा डीएनए इंडोन्यूक्लियस करता है। और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन के तैयार हो जाता है। तो आपको ध्यान में रखना होता है कि जब भी कटेगा तो हमारा GAA और इधर से GAATTC, तो हम ध्यान में रखेंगे यहाँ से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यहीं कटेगा और यहाँ से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ए इतना कटेगा। हमेशा ध्यान में रखना पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के बीच में कटेगा, G और A के बीच में कट होगा, जो कि हमारा काम है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का, कि G और A के बीच में अगर इधर से भी है तो G और A के बीच में ही कट होगा, तभी जाके हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बनता है कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को। और फिर जाके कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए सक्सेस हो गया, तो फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए सक्सेस नहीं होगा। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 11.2, जिसमें हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैसे यूज हुआ वो हम बताते हैं। तो आइए वो हम देखते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमें फॉरेन डीएनए दिया हुआ, जिसको हमें ग्रो करवाना। फॉरेन डीएनए मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें पसंद है। मान लो कि हमें ये फ़ायदे, हमारे फ़ायदे की कई बातें हैं, तो यहाँ पर हम फ़ायदे वाले लेंगे फॉरेन डीएनए हमारे यूजेस के लिए। और ये प्लाज्मिड डीएनए जिसके थ्रू हमको ग्रो करवाना है, तो ये एको आरआई का है, इसी का प्लाज्मिड है जिसमें हम ग्रो करवाएंगे। तो देखेंगे इसको हम पैलिंड्रोमिक से कट करवा ले रहे हैं, इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे किससे हम लोग कट करवाए, कौन से एंजाइम से, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट करवाए हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी वही पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में, यहाँ भी हम लोग इंडोन्यूक्लियस से कट करवाया है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में। और फिर हम लोगों ने देखा, फिर डीएनए लाइगेज हम लोगों ने यूज किया, डीएनए लाइगेज हम लोग यूज किए, और फिर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को यहाँ हम लोग जोड़ दिए। और फिर यहाँ देखें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल मिल गए। और फिर इसके बाद हम लोग इसे बैक्टीरिया में डाल देंगे, इकोलाई बैक्टीरिया में डाल देंगे ताकि ग्रो हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, और फिर यहाँ पे ये सेल ग्रो कर रहा है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और ये देख रहे हैं जो हम चाहते थे डीएनए बनाना, वो डीएनए हमारा बन गया रिकॉम्बिनेंट करके। तो यही हमें देखना था। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे हैं नीट में कैसे, जैसे कि आपको जितना प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस, जैसे कि यहाँ प्रोसेस मिसिंग कर देंगे, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे प्रोसेस मिसिंग कर देंगे, कौन सा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे दे देंगे कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं प्लाज्मिड को ज्वाइन करने के लिए। बस इसी तरह के नीट में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब हम देखेंगे इसी चैप्टर का फिगर 11.3, जिसमें हमें दिया हुआ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू कैसे डीएनए फ्रेगमेंट्स को हम निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं आखिर ये है क्या। तो जो भी हमने अभी थोड़ी देर पहले रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से हमने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट किया, तो उस फ्रेगमेंट्स को हमें उससे निकालना है। तो हम निकालेंगे कैसे, तो हम निकालेंगे किसके थ्रू, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ये एक प्रोसेस है, जब हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स को निकालते हैं, सेपरेट आउट करते हैं। तो हम लोग देखें क्या,
डीएनए हमारा होता है नेगेटिव चार्ज, हम लोग जानते हैं डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरफ इसे रख देंगे और इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज को हम रख देंगे एनोड की तरफ। एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड। अब इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पास करवाएंगे जिससे हमारा डीएनए नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। और हम देखेंगे क्या कि जितना छोटा साइज जो हमने रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से कट किया था, जितना छोटा साइज डीएनए का है वो उतना ही आगे मूव करेगा। यही हमारा दिया हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक के लाइन में भी दिया हुआ है, स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज इज फादर इट मूव्स। ये हमारे ध्यान में रखना है और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी बात हमें क्या रखना है कि इसको हम सेपरेट अप कैसे करेंगे। हम लोगों ने इसे क्या किया, इसे तो इस तरह से तो हम लोग करवा दिया, पर इसको हम पहचानें कैसे, ऐसे तो हम इसको देख नहीं सकते। ये हम लोग विजुलाइज कब करेंगे, जब इस डीएनए को हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे, किसके थ्रू, यूवी रेडिएशन के प्रेजेंस में, तब जाके ये हमें ऑरेंज कलर का दिखता है। ये अगर हम इथिडियम ब्रोमाइड इसमें डालेंगे यूवी रेज के थ्रू, यूवी रेज के थ्रू, तब जाके हमें इसमें ऑरेंज कलर का रेडिएशन दिखेगा, तब जाके हम इसे पहचान पाएंगे और फिर उसको निकाल लेंगे। उस प्रोसेस को हम इल्यूजन कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इसको हम स्टेन नहीं करेंगे तो ये हमें दिखेगा ही नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कहा है यू कैन नॉट सी प्योर डीएनए फ्रैगमेंट्स इन द विजिबल लाइट एंड विदाउट स्टेनिंग। विजिबल लाइट में हम नहीं देख सकते, इसे जब भी हम देखेंगे तो ये भी लाइट में ही देखेंगे। और ये हमें जब हम इथिडियम ब्रोमाइड से उसको हम स्टेन करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हमारा हो जाता है ऑरेंज, जो कि हमारे एनसीईआरटी के लाइन में दिया हुआ है, ऑरेंज कलर डीएनए बैंड, ये हमारा कलर होता है। और जब ये ऑरेंज कलर का दिख जाए तब हम जाकर के इस जो आपको ग्रे वाली ये पूरा जो ग्रे टाइप का दिख रहा है ना, ये हमारा होता है जेल, जो हम लोग इसे डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए एक्वारियस जेल का यूज करते हैं। इससे हम फिर जब ये ऑरेंज कलर का हो जाए, दिख जाए, तब हम मनचाहा डिजायर डीएनए जो भी हमें पसंद हो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस को कहते हैं इल्यूजन। अब हम देखते हैं फिगर 11.4 जो कि इस सीरिया क्ला का प्लाज्मिड वेक्टर है PBr322। ये हमें ध्यान में रखना होगा ये किस चीज़ का फिगर है, तो PBr322। और इसमें क्या क्या है, एक होता है एम्पेसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन में हमारा BAM-H1 हो गया, SAL-H1 हो गया, अब PST हो गया, तो इसमें एम्पेसिलिन में PYV हो गया तुम्हारा एम्पेसिलिन में। तो हमें ध्यान में रखना कि ये सब आखिर है क्या। ये जितना भी सब बाहर में आपको आउटलाइन दिख रहे होंगे बाहर वाले, ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शन साइट है। यहीं हमारे रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस काम करते हैं, यहीं आगे कट लगाते हैं, तो हमें देखेंगे यहीं। और इसमें यह ध्यान रखना कि अगर कहीं भी बाहर से जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर हम डालते हैं तो वो इंसर्शन इनएक्टिवेशन मतलब इनएक्टिव हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं से भी जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो हमें जीन चाहिए वो मान लो कि हम BAM-H1 अगर डाल देते हैं, इस पर ला के डालते हैं, तो ये वाली जो टेट्रासाइक्लिन है ना, ये मॉडिफाई हो गई, इनएक्टिवेट हो जाएगी, ये काम नहीं करेगी और ग्रो उल्टा इधर करेगी। तो यही हमारा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब होता है कि कहीं भी अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर का जो भी साइट है एंटीबॉडी का साइट वो इनएक्टिव हो जाती है और उसका जस्ट अपोजिट वाला जो भी है वो एक्टिव होता है। मतलब कि अगर हम इसमें डालें तो ये ग्रो करेगा, अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो इधर ग्रो करेगा, BAM-H1 SAL-H1 ग्रो करेगा। बस हमें यही ध्यान में रखना होता है। ये सारे के सारे पूरे डायग्राम्स, इससे क्वेश्चन पूछते हैं आपको, डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछते हैं इससे हैं कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करने के लिए पूछेंगे क्या, हाँ बताइए रिप्रेजेंट करिए कौन सा चीज़ कहाँ पे है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे कि आपको यहाँ पे ये ब्लैंक्स टाइप के दे देंगे कि बोलेंगे कि बताइए कि ये क्या है, क्या यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, BAM-H1 कौन सा साइट है, SAL-H1 साइट कहाँ पर है। ये किसी भी तरह आपको इस तरह से क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं और इसमें कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो आपको इसे ध्यान में रखेंगे। अब हम देखेंगे फिगर 11.5 जिसमें हम लोग देखेंगे डीएनए कैसे हम लोग बाहर निकालते हैं, प्रेसिपिटेट कैसे हम लोग कर रहे हैं। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, हाँ यहाँ से क्वेश्चन नीट में एक बार पूछे गए अभी तक के, जो कि आपको ध्यान रखना है आखिर है क्या। ये हम लोग देख रहे हैं जो चिल्ड इथेनॉल, हम लोग क्या करते हैं डीएनए को सारे जो भी हमने पीछे प्रोसेस देखा वो सारे प्रोसेस करने के बाद इसे ग्रो करवा करके इसे चिल्ड इथेनॉल करते हैं, मतलब ठंडा कूल से करके जो निकालते हैं डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हैं। ये देखिए हमारा ठंडा कर दिए, जम गया डीएनए, इसको बाहर निकालते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं स्पूलिंग। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, एक और नीट में इससे क्वेश्चन आया है और आपको ध्यान रखना है, डायग्राम ही पूछ दिया ना कि किस चीज़ का डायग्राम है, तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पूलिंग का डायग्राम है जिससे हम डीएनए बाहर निकाल रहे हैं ठंडा करके, चिल्ड इथेनॉल यूज करके। बस।
अब हम देखेंगे फिगर 11.6। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर है। यहाँ से क्वेश्चंस नीट में पिछले बार आए हैं। अगर आप देखें प्रीवियस से बना रहे हो तो आपको ये दिखेगा कि आखिर ये है क्या। तो हम देखेंगे कैसे कि किस तरह से डीएनए को हम डीनेचर करते हैं, मतलब किस तरह से डीएनए को तोड़ते हैं। जो हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियोटाइड से हमने तोड़ा उसे, ठीक है, उसे अटैच सेपरेट किया। और उसके बाद एनेलिंग, मतलब कहने का मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये जो हमारा है जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमने इंटरेस्ट जो कि हमने इंट्रोड्यूस किया। और फिर जब हमने इंट्रोड्यूस किया ये, तो उसके बाद एनेलिंग एक्सटेंसन। एक्सटेंसन का मतलब वो पीसीआर के थ्रू अपने आप को रेप्लिकेट किया, उसी को हम एक्सटेंसन करते हैं। हमारा 3 प्रोसेस है। ये हमारा डीनेचुरेशन पहला प्रोसेस डीएनए को तोड़ना, एनेलिंग मतलब इंट्रोड्यूस करना जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस करना। और थर्ड एक्सटेंसन मतलब उसको पीसीआर करना, चेन रिएक्शन करवा देना, मतलब उसको डुप्लीकेशन करवाना। तो वही हम लोग देखें 30 साइकिल्स बनने के बाद हमारा यही है। और हाँ, ये हम लोग को ध्यान में रखें कि टैग पॉलीमरेज हम लोग यूज करते हैं एक्सटेंसन में। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे हैं कि एक्सटेंसन हमने टैग पॉलीमरेज हम लोग यूज करते हैं, ताकि जो भी अगर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर भी ये लोग टॉलरेट करें, इसलिए टैग हम पॉलीमरेज हम लोग यूज करते हैं। कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसे डीनेचर करते हैं हीट दे करके। लगभग 45 से 90 डिग्री सेल्सियस को हम लोग इसे हीट देते हैं। 45 से लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग हीट देकर इसको तोड़ते हैं। फिर उसके बाद एनिल करते हैं, मतलब किसी जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसमें डालते हैं, एनिलिंग कर दिए। और फिर इसको रेप्लिकेशन करते हैं। अभी तो हीट ही है ना, अभी जैसे हमने तोड़ा तो अभी तो गर्म ही है। तो गर्म में कोई भी अगर ऐसा जो भी हो पॉलीमरेज उसको सर्वाइव कर सके, ताकि बर्बाद ना हो, तो उसको हम लोग टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं कि जो भी हमने डाला हो वो सर्वाइव करे इतने हीट टेम्परेचर पे भी। तो हमने ये किया। तो यही तीनों प्रोसेस हमसे पूछ लेंगे। पहला प्रोसेस कौन है, डीनेचुरेशन। दूसरा प्रोसेस कौन है, एनेलिंग। और थर्ड प्रोसेस कौन है, हमारा एक्सटेंशन। तो हमसे ये तीनों प्रोसेस जो भी हमने देख रहे हैं, ये तीनों से क्वेश्चंस आते हैं। और इंक्रीजिंग ऑर्डर करके भी दे सकते हैं कि पहला प्रोसेस कौन है, दूसरा कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड। हमेशा ये एक बात और ध्यान में आप रखिएगा कि हम लोग एक्सटेंशन में टैग पॉलीमरेज का ही यूज करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछे गए हैं पीछे कई बार। अब हम देखेंगे फिगर 11.7, जो कि हमारा सबसे लास्ट फिगर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर है। यहाँ से भी क्वेश्चन नेट में एक बार आए हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोग सिंपली देखेंगे, इसमें जो रोटेटर लगा हुआ हो ये सिंपली, तो इसका ये होता है हमारा सिंपल स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर, जिसमें ये बबल्स हो छोटे छोटे आपको दिख रहा है ना, ये सारे का सारा गैस कंटेंट जिसमें बबल्स हो, वो हमारा स्पार्स स्टीयर टैंक बायोरिएक्टर होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें क्या है, इस रिएक्टर में क्या है, एसिड वेट पीएच को बैलेंस करने के लिए स्टीम स्टेरिलाइजेशन जो हम भाप देते हैं, जो ये मोटर होता है रोटेट घुमाने के लिए, फोम बनाने के लिए। मोटर जब घूमेगा तो फोम ब्रेकर होगा। ये ब्लेडेड होता है जो कि हमारा मूव करवाता है। कल्चर ब्रोथ जिसमें ब्लेड प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्लेड इसमें है फिक्स होता है ब्लेड, उसको कल्चर ब्रोथ करते हैं। नीचे से हम लोग इसको स्टाइल एयर से निकाल देते रहते हैं। बस इसमें सिर्फ यही देखना, कुछ नहीं। बस आप लोग ध्यान में रखेंगे एसिड वेट बैलेंस करता है, स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन के लिए है। फोम इसमें वो होता है, मोटर रोटेट करता है, ये जो ब्लेड्स हो इसको रोटेट करवाता है। जिस पे ब्लेड इस पर सिचुएटेड हो तो वो कल्चर ब्रोथ होता है, बस और कुछ नहीं है। तो आप जानेंगे कि ये हमारा ब्लेड हो गया। और दूसरा तो फेम ब्रेकर हो गया, बस और कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे बी में हमारा स्पार्ज क्या है। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक छोटी सी रॉड टाइप की लगी होती है अंदर नीचे, जिसको हम लोग रोटेट करवाते हैं। जब रोटेट करवाएंगे तो अंदर बबल्स, मतलब कि हम लोग इसमें बबल्स क्रिएट कर, जब रोटेट करेंगे तो अंदर जितना भी है गैस इंटरटेनमेंट अंदर जाएगा। यही होता है हमारा बबल्स, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करके ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से बबल्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज ऑक्सीजन सरफेस एरिया ट्रांसफ़र एरिया। इसीलिए हम लोग अंदर ऑक्सीजन को ये लोग ऑब्जर्व करें, इसीलिए हम इसे रोटेट करवा दें ताकि अंदर ऑक्सीजन जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हो सके ऑक्सीजन अंदर सप्लाई हो। बस यही हमें देखना था और कुछ नहीं है इस डायग्राम में। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है इस पूरे चैप्टर में कि बस लगभग 6 से 7 है आपको डायग्राम्स, जो कि नीट्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, अगर आप एक या दो बार भी देख लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस बाहर से आएंगे नहीं, आप एक ही 2 बार में बनाना सॉल्व कर